सबसे पहले मैं कैप्टन साहब के पास चलूंगा और उसके बाद फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कल फदील साहब ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था और मैंने ये जो पूरा खिताब दिया है, मैंने एक बात कही है कि कभी भी जो खुतबे में बात कही जाती है, जो तकरीर में कही जाती है, जो आवाम में कही जाती है, जरूरी नहीं है कि वही असल बात हो। कई बार सामने कुछ कहा जाता है और पीछे कुछ। मैं आयतुल्लाह पे कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पॉलिसी बता रहा हूं, हिकमत अमली बता रहा हूं, ये कैप्टन साहब बताएंगे। कैप्टन साहब, मैंने पूरा खिताब पढ़ा। अपडेट के साथ साथ मैं चाहूंगा कि पहले ओपनिंग में भी आप इस पूरे खुतबे को बयान करें। जी कैप्टन साहब, और ओपनिंग रिमार्क के साथ। माइक अनम्यूट। जहां तक सीरिया की बात है, ईरान हमेशा ही कोशिश करता रहेगा कि सीरिया में फिर से एक ऐसी सरकार बने जो कि ईरान के साथ साथ मिलकर चले। फिलहाल वहां पर एसटीएस का दबदबा है। दमस्कस में आज एसटीएस ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री बनानी शुरू कर दी, सरकार बनाने की कयावत चालू हो गई है। आज की एक खबर जो कि हम पहले से ही सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वो ये है कि सीरिया के अलग-अलग जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो रेबल फोर्सेस हैं या आतंकवादी फोर्सेस हैं, वो अब अलग-अलग बशर अल-असद के जो सपोर्टर्स थे, उनकी आर्मी या पुलिस के जो ऑफिसरान थे, उनसे कई जगह पर बदला लेने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। भीड़ जो है वो उनको पीट रही है। 1-2 जगह पर उनको फांसी लगा दी गई है। 1-2 जगह पर बशर अल-असद के जो सपोर्टर्स थे या उनकी आर्मी के ऑफिसर्स या जवान थे, उनको गोली मार दी गई है। ये थोड़ी डेवलपमेंट थी जिसका कि हमें अंदेशा था शुरुआती दिनों से ही। एक और अंदेशा जो हमें था कि बदले की कार्रवाई में और क्या-क्या होगा। तो बशर अल-असद के पिताजी थे हाफिज अल-असद, उनकी जो कब्रगाह थी बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार थी। उसको तोड़ दिया गया, उस पर आग लगा दी गई। ये दिखाता है कि जो हम सोच रहे थे कि अब रिवेंज की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई शुरू हो सकती है, कुछ शुरुआत शुरू हो गई है और एचटीएस की जो लीडरान हैं, कोई भी, अबू मोहम्मद जुलानी या और भी कोई, वो शायद अपने दूर-दराज के क्षेत्रों में जो अपनी काडर है, उस पर कंट्रोल रखने में थोड़ा-सा नाकामयाब दिख रहे हैं। मुझे शुरुआती दिनों से ये अंदाजा था क्योंकि डीएनए तो सेम है जिससे आइसिस था, अल-कायदा था, अल-नुसरा था। यानी लड़ाई का तौर तरीका इनका हमेशा से ऐसे रहा है कि दुश्मन को हराने के बाद उसको मार डालो, ताकि दुश्मन के जो और कोई अगर सपोर्टर्स हैं उनमें खौफ छा जाए और वो मारे खौफ के या तो भाग जाएं या सरेंडर कर दें, घुटने टेक दें। तो ऐसा कुछ शुरू हो चुका है। मैं एक सेंटेंस और बोलूँगा। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे कि इनकी एसटीएस और उसके जो सहयोगी रेबल ग्रुप हैं, उनका अगली कार्रवाई ये होगा कि वो उत्तर-पूरब सीरिया की तरफ कूच करेंगे और वहाँ पर जो कुर्दिस्तान के अलग-अलग गुट हैं, उन पर हमला शुरू कर देंगे ताकि कुर्दिस्तान जो कि टूट की कगार पर है, वो उसको वापस सीरिया में मिलाया जा सके। कुर्दिस्तान में इस वक्त कम से कम 7 या 8 अलग-अलग कुर्द लड़ाके ग्रुप हैं, जो कि अलग-अलग हिस्से से लड़ रहे हैं और वो अलग-अलग तरह की फिलॉसफी है। उनमें से कोई इराक के साथ लड़ रहा है, लेकिन वो ईरान के साथ नहीं लड़ रहे हैं। उनमें से कोई ऐसे हैं जो कि तुर्की के साथ लड़ रहे हैं कुर्दिस्तान बनाने के लिए, लेकिन वो इराक और ईरान से नहीं लड़ रहे हैं। तो आज जिस गुट पर हमला किया गया रेबल्स फोर्सेस के द्वारा, उसमें अमेरिका की एयरफोर्स ने भी उनको मदद की। ये कुर्दों का वो कुर्दिश रेबल ग्रुप, कुर्दिश का वो ग्रुप था जो कि बार-बार हमला कर रहा था इराक के ऊपर।
ये समझना पड़ेगा कि इराक में फिलहाल बगदाद में अमेरिका की समर्थित ग्रुप है। तो कुर्दों का ये जो टुकड़ा था, ये बार-बार हमला कर रहा था पिछले सालों से इराक के ऊपर। तो अब आज के हमले में अमेरिका की एयरफोर्स ने उन पर बमबारी की और जमीनी रास्ते से एसटीएस और सहयोगी रेबल्स ने उन पर हमला किया। तो अब हम देखेंगे कि ये लड़ाई, हथियारों वाली जो लड़ाई है, वो अब कुर्दिस्तान की तरफ आस्ते-आस्ते शिफ्ट हो रही है। अगले 1 हफ्ते, 1 महीने, 19 फरवरी तक वहां पर बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। जी, डॉक्टर रिजवी। मैं एक चीज तो कैप्टन साहब पास चलूंगा, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन साहब, जिस तरह से इजराइल ने पिछले 4-5 दिन में 450 हमले किए कई, और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है, और ये कहा जा रहा है कि बशर अल असद का हथियार, बशर अल असद के एयरपोर्ट, बशर अल असद का नेवी पोर्ट, मतलब ये क्या है? ये बशर अल असद का क्या मतलब होता है? भाई वो सीरिया का है, आप सीरिया को तबाह कर रहे हो और नाम ले रहे हो बशर अल असद का, इसलिए कि रिएक्शन ना हो, लोग ये समझेंगे साहब ये तो बशर अल असद का खबर। अरे भाई बशर अल असद हुकूमत में थे, तख्ता पलट हो गया, हुकूमत बदल गई, अब जो कुछ है वो इजराइल, वो सीरिया वालों का है, नई हुकूमत का होगा, लेकिन वो बशर अल असद का हम खत्म कर रहे हैं। ये मतलब ये क्या है? क्यों? क्या वाकई इन्हें डर है इजराइल को इस बात का कि अगर इन लोगों के हाथ लग गया, कि जिन्हें ये वाकई दहशतगर्द समझते हैं, भले ही सपोर्ट इन्होंने किया और सब कुछ कराया धरा, लेकिन डर भी इनको है क्या इनसे, कैप्टन साहब? देखिए, जो एचटीएस है और उसको जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन जिन रेबल ग्रुप्स ने, अब वो दमिश्क में सरकार बना रहे हैं। फिलहाल अच्छे बच्चों की तरह से वो तुर्की का कहना मान रहे हैं, अमेरिका का कहना मान रहे हैं। एचटीएस का जो होल्ड है वो देखना अच्छे पड़ेगा बच्चे कि की तरह, एचटीएस अच्छे बच्चे की तरह, ये अच्छे जुमला बड़ा बच्चे की प्यारा तरह है। से। अच्छे बच्चे की तरह वो कहना मान रहे हैं, ये हाँ, जुमला बड़ा प्यारा है। देखिए बड़ा बड़ी अच्छी बात कही आपने। ओबीडियंट ओबीडियंट हाँ, ओबीडियंट। ओबीडिएंट हम लोग ओबीडियंट। लिखते थे एप्लीकेशन में, तो योर ओबीडिएंट। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि अभी भी एचटीएस जो है बहुत ही कमजोर ताकत है। अगर आप सीरिया में देखें तो पूरे सीरिया के मुश्किल से 10% भाग पर एचटीएस या रेबल ग्रुप, इनके जो सपोर्टर्स है, उनका कब्जा है। आप अगर एक सीधी लाइन खींचे सड़क के साथ, वहां अगर हाईवे देखें, जो हाईवे एलेपो से आता है, इदलिब की तरफ आता है, होम्स की तरफ आता है, तो आप दमिश्क तक खींच दीजिए, उस हाईवे के इस तरफ 50 किलोमीटर, इस तरफ 50 किलोमीटर, सिर्फ उतना इलाका है जो कि एचटीएस के कंट्रोल में है। बाकी 90% सीरिया जो है दूसरे लोगों के कंट्रोल में है आज तक। तो इजराइल को, अमेरिका को और तुर्की को एक भय सता रहा है कि ये एचटीएस नाम का शरारती बच्चा जो फिलहाल बातें सुन रहा है दमस्कस में बैठकर, क्या ये बिगड़कर एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? एक हिंदी में कहावत है, भस्मासुर। एक भगवान ने एक असुर को बनाया कि जाके वहां लड़, लेकिन वो फाइनली, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी सुनाऊंगा। तो क्या ये भस्मासुर बन जाएगा कि अमेरिका ने, तुर्की ने और इजराइल ने इनको सपोर्ट दिया जीतने के लिए, और बाद में एक दिन क्या ऐसा और बहुत जल्दी आ सकता है? मेरे ख्याल से अगले 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर शायद नौबत ऐसी आ सकती है कि ये लोग कूच कर देंगे गोलन हाइट की तरफ। दमिश्क से ये लोग कूच कर देंगे गोलन हाइट की तरफ, वो जो बफर जोन जो इजराइल बना रहा है। तो वह चीज नहीं करने देना चाहती अमेरिका और इजराइल। तो इजराइल ने अपना आंकलन ये लगाया है कि अगर ये लोग दमिश्क से कूच शुरू करते हैं गोलन हाइट की तरफ और आकर आईडीएफ से लड़ाई करने का ठान लेते हैं, तो इनके पास हथियार कहां से आएंगे, टैंक कहां से आएंगे, तोपें कहां से आएंगी? हो सकता है कि ये लोग, चलो बशर अल असद की नहीं, सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस में, सीरिया की जो सरकारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थी, हो सकता है कि सीरियन नेवी के जो छोटे छोटे शिप्स हैं, जो कि वहां लताकिया में हैं या तुर्तस में पार्क्ड हैं, ये उनको रिपेयर करके उसमें डीजल भर के कूच कर दें हाइफा की तरफ।
हो सकता है कि सीरियन आर्मी के जो डिपोज हैं, जहां हथियारों का भंडार है दमिश्क के आसपास, उन भंडारों में ये कब्जा कर लें और उन हथियारों की मदद से ये लोग कूच करना शुरू कर दें गोलन हाइट की तरफ। उसको रोकने के लिए अब इन्होंने ये करीबन 250 हमले किए हैं, जहां पर कि सीरिया में जो पहले की सरकार थी, बशर अल अस्साद की सरकार थी, उनकी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो बेसेस हैं, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं। वहां उसके एयरफोर्स के जो बचे-खुचे हेलीकॉप्टर या फाइटर विमान हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। नेवी के जो शिप्स हैं, शिप्स तो खैर क्या, बड़ी-बड़ी नावें हैं, टग बोट टाइप, उनको नष्ट कर रहे हैं। और दमिश्क के आउटस्कर्ट्स में जो वहां उनका गोला बारूद रखने का एक जखीरा होता है, हम फौजी भाषा में बोलते हैं ऑर्डिनेंस डिपो, उस ऑर्डिनेंस डिपो पे हमला किया कि इसके पहले कि एसटीएस के लड़ाके उन ऑर्डिनेंस डिपो पर कब्जा कर लें। हाँ, बहाना ये मार रहे हैं कि जी हो सकता है वहां केमिकल वेपन्स हो। कोई केमिकल वेपन्स नहीं है, कोई केमिकल वेपन्स नहीं है, लेकिन बहाना है। ये पश्चिमी देशों का क्या है, एक नैरेटिव बनाते हैं जी, केमिकल वेपन अगर मिल जाता है तो फिर हमें वो मिल गया, लाइसेंस मिल गया हमला करने का। अब बात ये हो रही है कि क्या एसटीएस अमेरिका और इजराइल और तुर्की के काबू में रहेगा? तुर्की तो बहुत क्लियर है कि उसको जो चाहिए था मिल गया। तुर्की के बॉर्डर के बीच में और सीरिया के बॉर्डर के बीच में उन्होंने एक बफर जोन बनाना था। ईस्ट वेस्ट 150 किलोमीटर गहराई में करीबन 35 किलोमीटर उन्होंने बना लिया। तो तुर्की तो सफल हो गया। अब तुर्की को थोड़ी सी परेशानी है, वो ये है कि जो कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं, 7 कुर्द ग्रुप हैं जो कि आपस में कभी नहीं मिलते, आपस में लड़ते रहते हैं। ये कुर्दिस्तान के लड़ाके ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि इनके स्पॉन्सर भी अलग-अलग देश हैं और इनका उद्देश्य भी अलग-अलग है। तो इन लड़ाके ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा है जो कि तुर्की के एनातोलिया प्रोविंस का एक हिस्सा तोड़कर भविष्य के कुर्दिस्तान में मिलाना चाहता है। इनको अमेरिका नहीं सपोर्ट कर रहा, क्योंकि अमेरिका तो तुर्की का ally है। तो भला क्या करे अमेरिका? तो अमेरिका इजराइल की मदद से और अब एसटीएस की मदद से तुर्की के खिलाफ जो लड़ाकी ग्रुप कुर्दिस्तान के लड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहा है। इसी तरह से एक कुर्दों का एक लड़ाका ग्रुप है जो कि ईरान के विरुद्ध लड़ता है। ये बड़ी खास बात है। वो सिर्फ ईरान के विरुद्ध लड़ते हैं। उनका एक ही मकसद है कि ईरान के उत्तर में, ईरान के उत्तर पश्चिम में एक हिस्सा तोड़कर भविष्य के कुर्दिस्तान में मिला लिया जाए। अब मजे की बात है कि जब तक सद्दाम हुसैन थे, वो इस कुर्द ग्रुप को मदद करते थे। 2003 तक सद्दाम हुसैन ने बहुत कोशिश की और इस कुर्दिस्तान के लड़ाके ग्रुप को वो हथियार देते थे, फंडिंग करते थे, पैसा देते थे कि हाँ, ये लो हथियार सद्दाम हुसैन से, और जाकर ईरान के उत्तरी भाग में वो जो चोंच जैसा है नॉर्थ वेस्ट में, उसको तोड़ के कुर्दिस्तान बनाओ। तो वहां की जो कहानी है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझने के लायक है। आज की तारीख में सीरिया में 45 लड़ाके ग्रुप लड़ रहे हैं और ये 45 जो लड़ाके ग्रुप हैं, इनको 7 अलग-अलग देश स्पॉन्सर कर रहे हैं। किसी को अमेरिका सपोर्ट करता है, उस ग्रुप को रशिया सपोर्ट नहीं करता। किसी को ईरान सपोर्ट करता है सीरियन ग्रुप को, लेकिन उसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह से कुर्दिस्तान में 7 या 8 कुर्द लड़ाके ग्रुप हैं। उन सबको अलग-अलग जगह से सपोर्ट आती है और उन सबके उद्देश्य यानी दुश्मन देश अलग-अलग है। तो अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है, इजराइल क्या कोशिश कर रहा है कि इन सब लड़के ग्रुपों को फिलहाल थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि वो सीरिया के अंदर जो अमेरिकन बेस हैं उस पर हमला ना करे। सीरिया के अंदर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस रखे हैं, खासतौर से जो जॉर्डन, इराक और सीरिया का ट्राई जंक्शन है वहां पर लिस्निंग पोस्ट है, जासूसी पोस्ट है, 900 अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर हैं। उन्होंने कुछ रेबल ग्रुप्स को या दहशतगर्दों को हथियार दे दिया है, जो कि वहां से आगे जाके लड़ रहे हैं, यानी अमेरिकन ट्रुप्स नहीं लड़ रही है। ये इराक के
रेबल ग्रुप हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट दे दिया है। इनकी हथियार आ रहे हैं जॉर्डन के रास्ते से, इनके हथियार आ रहे हैं इराक के रास्ते से, और इन हथियारों के बल वो अब कूच कर रहे हैं सीरिया के अंदर। तो कुल मिला के अमेरिका का नेक्स्ट, देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो मीट हो गया कि बशर अल असद को भगाओ ताकि रूस से सीरिया को निकालकर आस्ते आस्ते अमेरिका की तरफ ला सकें, वो हो गया। टैक्टिकल रिक्वायरमेंट अमेरिका की और इजराइल की अब ये है कि ये जो लड़ाके हैं ये 15 दिन बाद या 1 महीने की तरफ अंदर गोलान हाइट की तरफ कूच ना कर जाएं। जी। बिल्कुल। और आखिरी कमेंट के तौर पे मैं कैप्टन साहब पास आऊंगा, और चूंकि सदारती वो है, अगर कोई जुमला प्रोफेसर तेजावत रह गया हो आपके ज़हन में तो बता दिए आखिरी कमेंट, वरना मैं सिर्फ जो है कैप्टन साहब का लूंगा। जी हाँ बिल्कुल, आप कैप्टन साहब से पूछिए प्लीज। बिल्कुल। मैं सिर्फ आखिरी कमेंट के तौर पे मैं चाहूंगा कैप्टन साहब कि जो खौफ सऊदी अरब या यूएई और मिस्र इन सब ने जाहिर किया है, और इससे वो खुश नहीं है जो सीरिया में हुआ है, ये इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या आपको लग रहा है? और ये जो एक ग्रुप है, जैसा कि आपने कहा कि इनका बहुत दूर तक नहीं 10% हिस्से पर ही है, तो ये कितना कामयाबी से आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपको लग रहा है? बस आखिरी वो। जी हाँ, जितने मुल्क हैं, चाहे मिस्र हो, सऊदी हो, जॉर्डन हो, इन सब में जो भी हुकूमत है, उनको डर ये है कि ऐसा ना हो कि उनके यहाँ पर भी वही हो जाए जैसा कि सीरिया में हुआ और उनका तख्ता पलट हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां पर अभी मोटा-मोटी स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऐसा है कि जहां-जहां की हुकूमत, हुकूमत बोला तो चाहे किंग हो, चाहे प्रिंस हो या शेख साहब हो, अल-सीसी हो, जो अमेरिका के साथ जाकर बैठ गया, उनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अमेरिका उनको स्टेबल रखेगा, जिंदा रखेगा, और अमेरिका इंश्योर करेगा कि उनकी आम जनता या उनके यहाँ जो रेबल्स हैं, ऑपोजिशन छुटमुट है, वो लोग सक्सेसफुल ना हो। जी।